यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज के पेपर सॉल्यूशन के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। दिसंबर 2023 का पेपर है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और इस सीरीज का ये सेकंड वीडियो होगा। इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो किया हुआ है जिसमें 5 क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैंने किया हुआ है और उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आज का भी ये सेशन वैसा ही इंटरेस्टिंग हो। ये आप देख रहे हैं यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडी दिसंबर 2023 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। इसमें सभी क्वेश्चंस के अगेंस्ट में मैंने जो ऑफिशियल आईडी है, क्वेश्चन आईडी, उस आईडी को भी मैंने यहां पर लगाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी आईडी भी साथ में लिखी हुई है, आप मैच कर सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंप्यूटेड बाय। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कंप्यूट किया जाता है? एसडी बाई मीन इंटू 100 जब करते हैं तो वो परसेंटेज में वैल्यू उसकी मिलती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डेटाबेस दिया हुआ है उसका जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले उस डेटाबेस का आपको मीन कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद वेरिएंस, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग वेरिएंस उसका जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको जब इन दोनों रेशियो को मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन जब करते हैं तो वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिलता है। इनटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में वैल्यू मिल जाता है। ठीक, इससे हमें डेटा के कंसिस्टेंसी मतलब इनिशियल लेवल पर डेटा कितना कंसिस्टेंट है हमें मालूम चलता है, ये इनिशियल लेवल पर। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंप्यूटेड बाय एसडी डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहां से सही हो गया। यहां पर ये इसका डेफिनेशन है। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन इन दोनों का जो रेशियो होगा वही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा। ये हो गया। इसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है। मैंने अभी क्या समझाया कि किसी जो डेटाबेस दिया हुआ है उसका आपको मीन निकालना होगा और उसके बाद वेरिएंस निकालना होगा, तभी आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। अदरवाइज क्योंकि क्या होता है कि ये जो एसडी है, एसडी इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। अगर डेटा को आपने एक्स से डिनोट किया हुआ है, ये थोड़ा चलने में आज मुश्किल कर रहा है, वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये इस तरीके से, तो एसडी वेरिएंस निकालेंगे और उसके बाद में जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एसडी, ये निकल गया। यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन 3 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर गिवन बिलो। ये आपके लिए टास्क है, बिल्कुल इजी है। इसका रेशियो निकालना है और आपको मालूम करना है कि किस सब्जेक्ट की कंसिस्टेंसी मैक्सिमम है। कंसिस्टेंसी मैक्सिमम का मतलब कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिनिमम होगा उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैक्सिमम होगा उसकी मतलब वो उतना ही कम कंसिस्टेंट होगा। सीधा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 50 स्टूडेंट्स हैं। उन स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 50 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स में 56 आया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 था। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में 65 था और 14 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्टैटिस्टिक्स में 60 मीन है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। तो इस केस में क्या निकालना है? विच ऑफ द 3 सब्जेक्ट शोज द लोएस्ट वेरिएशन इन मार्क्स। किस सब्जेक्ट में मिनिमम वेरिएशन है, लोएस्ट वेरिएशन है। तो इसी वजह से आपको पता चल जाएगा कि जिस सब्जेक्ट में लोएस्ट वेरिएशन होगा वो सब्जेक्ट मतलब उस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स का जो मार्क्स होगा वो कंसिस्टेंट होगा। कैसे निकालेंगे? एसडी डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100, ये कर देंगे तो इस मैथमेटिक्स का निकल आएगा। 14 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 100 इकोनॉमिक्स का आ जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स के लिए 10 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, तो ये स्टैटिस्टिक्स का आ जाएगा। इन तीनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके देखिए कि किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिनिमम आता है, इसको आप कर लीजिए। ये आपका टास्क है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल बिल्कुल कैजुअल क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन से ठीक पहले मैंने माइग्रेशन पर रिलेटेड टॉपिक अपलोड किया हुआ था और सेम मैंने उसमें बताया भी था कि जो डेटा मैं प्रेजेंट करने के बाद मतलब जो डेटा मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, इस चीज को समझाने के लिए वो डेटा नहीं पूछा जाएगा, करंट डेटा आ सकता है और वहीं से वही चीज हुआ। विच इज द मेन रीजन फॉर माइग्रेशन एमंग फीमेल्स अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011। इस केस में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है एजुकेशन, मैरिज, एम्प्लॉयमेंट एंड मूवमेंट विथ हाउस होल्ड। तो जो फीमेल के केस में सबसे ज्यादा माइग्रेशन मैरिज में होता है, मेन रीजन मैरिज। और ये जो माइग्रेंट इन मिलियंस, ये डेटा मैंने इसी सेंसस के वेबसाइट से निकाला है और उसको मैंने जब प्लॉट किया कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है ये सामने। मैरिज के केस में जो मिलियन है 217.9 मिलियन फीमेल आर माइग्रेटेड ड्यू टू मैरिज। इसके अलावा ये सब वर्क, बिजनेस, एजुकेशन ये सब कम है। तो सबसे मैक्सिमम किस में होता है? मैरिज के केस में होता है फीमेल माइग्रेशन। ठीक है, विच इज द मेन रीजन फॉर माइग्रेशन, इट इज मैरिज। नाउ 8 नंबर, the main source of error in demographic data generally are, यहां पर A, B, C, D ये 4 ऑप्शन है और इसी में से चूज करना है। तो बेसिकली जो डेमोग्राफिक डेटा है उसमें एरर A, B एंड C इन तीनों वजह से आता है। इसके अलावा भी और C नहीं, सैंपलिंग एरर है D, ये नहीं होगा। A, B एंड D, कवरेज एरर, कंटेंट एरर और नॉन सैंपलिंग एरर, इनकी वजह से डेमोग्राफिक डेटा मतलब डेमोग्राफिक एरर होता है। कैसे होता है अभी हम इसको इस फिगर के थ्रू समझ लेंगे। हालांकि जो एग्जामिनेशन में जो पेपर पूछा गया था, क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसका ऑफिशियल आंसर की जब देखेंगे तो उसमें कवरेज एरर और कंटेंट एरर यही 2 दिया हुआ है। बट इसके अलावा नॉन सैंपलिंग एरर भी होगा। अगर उन्होंने सिर्फ एक को कंसिडर किया है तो वो भी होगा, अदरवाइज 2 भी इसमें आंसर होगा। कौन कौन सा होगा? ए एंड बी, सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। और इसके साथ साथ में सी, डी, ए डी फर्स्ट भी होगा और बी डी नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों सही हो जाएगा। कैसे होगा? पहले तो इसको समझना जरूरी है कि कवरेज एरर, कंटेंट एरर, सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर, इसके अलावा दूसरे और एरर क्या होते हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं सैंपलिंग एरर, इसकी बात कर लेते हैं। सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग का मतलब ही समझ में आता है कि जब किसी डेटा को कलेक्शन करने के पहले जो आप सैंपलिंग करते हैं और उस सैंपलिंग में कुछ एरर आ जाए तो वो कहलाएगा सैंपलिंग एरर। जो कि सैंपलिंग एरर मतलब कि आप कंप्यूटर पर बैठ करके सैंपलिंग कर रहे हैं, अगर कहीं कुछ फॉल्ट नजर आया तो आप उसी समय उसको सही कर लेंगे। दैट इज मतलब कि उस एरर को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, दैट इज सैंपलिंग एरर। बट नॉन सैंपलिंग एरर का मतलब कि आपके पास मतलब इंटरव्यूअर के पास कुछ डेटा गया है कि इस जगह से इस सैंपलिंग फ्रेम के अंदर से डेटा का कलेक्शन करना है, बट वो क्या किया कि उस सैंपलिंग फ्रेम से बाहर चला गया और ऐसे डेटा को कलेक्ट किया जो कि सैंपलिंग में था ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड नॉन सैंपलिंग एरर। और उस नॉन सैंपलिंग एरर में कई तरह के एरर इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि कवरेज एरर मतलब कि उसको जिस एरिया को कवर करने के लिए दिया गया उस एरिया को कवर तो किया, बस उसके अलावा और भी कवर कर लिया, या जो एरिया कवर करने के लिए दिया गया था उसमें नहीं किया, कुछ और एरिया मतलब उसके बाहर का भी एरिया को भी ले लिया। तो दैट इज कॉल्ड कवरेज एरर। दूसरा हो जाता है इंटरव्यूअर एरर और उसी को कहते हैं कंटेंट एरर। मतलब कि जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो मतलब क्वेश्चनर लिया, क्वेश्चनर में क्वेश्चन पूछ रहा है और उसने क्या किया कि कंटेंट में एरर करता चला गया। इंटरव्यू ने खुद गलती किया, चाहे वो मतलब जानबूझकर किया हो, डिलिबरेटली किया हो या फिर अनजाने में किया हो, तो कंटेंट एरर भी होगा। तो उसको भी रेक्टिफाई उस फील्ड लेवल पर नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी स्क्रूटनी ना हो। तो कवरेज एरर और कंटेंट एरर ये भी होगा और साथ में, और ये दोनों एरर क्या कहलाएगा? नॉन सैंपलिंग एरर के अंडर में आएगा। इसी वजह से जो डेमोग्राफिक डेटा में जो एरर आते हैं वो डेमोग्राफिक डेटा में एरर क्या कहलाएंगे? कवरेज एरर, कंटेंट और नॉन सैंपलिंग एरर। और इसी वजह से यहां पर
फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, बट ऑफिशियल आंसर की में सिर्फ ए और बी दिया हुआ है आंसर। अब समझते हैं इस फिगर के थ्रू। ये टारगेट पॉपुलेशन है यहां पर, इसको मेरे कुछ सैंपलिंग पे मैंने वीडियो किया हुआ है, लेक्चर उसको अपलोड किया हुआ है। उस लेक्चर में भी मतलब वहीं का ये मैंने फिगर लिया हुआ है, उसमें उस समय मैंने बनाया था। इस फिगर को मैंने वहां पर भी समझाया है, यहां पर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये टारगेट पॉपुलेशन है, मतलब कि इंटरव्यूअर को इतने पॉपुलेशन को कवर करने के लिए लिस्ट दी गई, बट वो क्या किया कि इसके बाहर के भी पॉपुलेशन को वो ले लिया, मतलब सैंपल को ले लिया। ये सैंपलिंग एरर थे, सैंपल में थे, वो फील्ड में जाकर के गलती किया, इसको भी कवर कर लिया। यहां पर ये जो ग्रीन और येलो सॉरी ग्रीन और रेड दिख रहे हैं, ये ग्रीन मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड फीमेल को, बट जो बाहर के जो सैंपल है वो तो हमारे सैंपल में है ही नहीं। इसलिए इस वजह से चाहे वो मेल में आ जाए चाहे वो फीमेल में आ जाए, इसलिए वो मतलब ये दोनों नॉन सैंपलिंग एरर ही कहलाएंगे। तो इसको भी इसने ले लिया, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, नॉन सैंपलिंग एरर हो जाएगा। मतलब ये जो डेटा आ गया इसकी वजह से जो स्टडी में एरर होंगे वो कहलाएंगे नॉन सैंपलिंग एरर। सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। बुक में बहुत मतलब इजी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में भी लिखा है, लेकिन समझने के लिए एक नेमैन की तरह अगर आप समझेंगे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब नॉन सैंपलिंग एरर इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन दोज रिलेटेड टू सैंपल सिलेक्शन। सैंपल सिलेक्शन में आपने बिल्कुल सही तरीके से सैंपल सिलेक्ट कर लिया, लेकिन गलतियां कहां हुई, फील्ड में। नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर कैन इंक्लूड कवरेज एरर, कंटेंट एरर, इंटरव्यूअर एरर एंड प्रोसेसिंग एरर। प्रोसेसिंग में भी हो सकता है, मतलब कि फील्ड में बंदा गया कि उसी प्रोसेस किया तभी तो कवरेज से बाहर चला गया, इस वजह से नॉन सैंपलिंग एरर। और इसी वजह से यहां जो आंसर होगा ये फर्स्ट ए एंड डी, मतलब कवरेज और नॉन सैंपलिंग, क्योंकि नॉन सैंपलिंग एरर के अंडर में ही कवरेज और कंटेंट दोनों आएगा। इस वजह से ये ए बी एंड डी ये तीनों होगा, और तीनों को यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों में मतलब इसको दिखाया गया है। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं। नाउ 9 number. Arrange the following states of India in descending order according to the level of maternal mortality ratio as per SRS Special Bulletin 2018-20। ये करंट वाला 18-20 का जो SRS बुलेटिन है इसको कहते हैं स्पेशल बुलेटिन, जो कि मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो पर डेटा रिलीज करता है। तो जो SRS है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS एक तो आता है SRS बुलेटिन जो सिंपल SRS बुलेटिन कहलाता है, जिसमें आपको मिलता है बर्थ रेट, डेथ मतलब बर्थ, डेथ, नेचुरल ग्रोथ रेट और इन्फैंट मोर्टालिटी रेट। ये 4 तरह के आपको उसमें उस बुलेटिन में जो डेटा है वो एस्टिमेट दिखते हैं। दूसरा होता है SRS बुलेटिन स्पेशल बुलेटिन, जिसमें कि मैटरनल से रिलेटेड होता है। और तीसरा हो जाता है SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, जो कि एक पूरी रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट में ये वाला भी मिलेगा मैटरनल, और वो जो SRS बुलेटिन होता है वो भी मिलेगा। तो उस रिपोर्ट में आपको दोनों मिलेगा, बट ये अगर जो बुलेटिन की बात करें तो वो अलग अलग रिलीज होता है। और इसी बुलेटिन के बेसिस पर ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है 2018-20 में। ये लास्ट वाला जो कि करंट कहा जाएगा वो रिलीज हुआ था। उसके बेसिस पर इंडिया का मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो 97 है, जो कि यहां आप देख रहे हैं फिगर में दिख रहा है। इसके जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट तो डेटाबेस है, वो मुझे भी याद नहीं रहता। आज मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इसको एक हफ्ते छोड़ दूं या अगले 10 दिन तक मैं इसको मतलब नहीं करूं तो मुझे इसका अरेंजमेंट तो याद रहेगा, शायद मुझे डेटा याद ना रहे, क्योंकि इसके अलावा दूसरे और भी काम है, माइंड से निकल जाते हैं। तो ये जो 97 है, जो करंट वाला जो SRS बुलेटिन है, स्पेशल बुलेटिन में MMR का 97 इंडिया का है। इसके पहले 1719 का था 103, 1618 का था 1618 113, 1517 122, 1416 133 130। तो 1 2 3 4 5 ये 5 SRS जो स्पेशल बुलेटिन है उसके अगेंस्ट में ये डेटा यहां पर प्रेजेंट किया गया है इस बुलेटिन में। ये वहीं से रिपोर्ट से इसके स्क्रीनशॉट को मैंने लगाया है। तो इंडिया लेवल पर आपने इसको देख लिया।
अगर इसमें एक एनालिसिस और पूछा जाता है कि 2014-16 से अभी 2018 तक 18-20 तक कितने डिक्लाइन हुए, कितने, तो इसमें से इसको डिवाइड मतलब माइनस कर दीजिए, 33 आ जाएगा। 33 मतलब 33 का डिक्रीमेंट हुआ है एमएमआर में, मतलब वो जो कि अच्छी बात है। ये चीज हो गया। अब जो एसआरएस बुलेटिन है, एसआरएस स्पेशल बुलेटिन फॉर एमएमआर मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, जो कि मैटरनल डेथ पर डेटा रिलीज करता है, उसमें 3 ग्रुप में डेटा मतलब उसमें पब्लिश होता है। पहला ईएजी प्लस आसाम, जो कि एएचएस के स्टेट होते हैं। एनुअल हेल्थ सर्वे में वही 9 स्टेट में हुए थे ईएजी प्लस आसाम। दूसरा साउथ स्टेट, जो कि उसमें 5 स्टेट हो जाते हैं, तो 9 उधर और 5 इधर, 9 5 14 14, और अलग से 6 हो जाते हैं, 5 + 1, तो टोटल हो जाते हैं 20। वैसे कहें तो 19 पूरे स्टेट, और बाकी जो बच गया वो सभी उसमें अदर में चले जाते हैं। तो ये टोटल 19 + 1 स्टेट के लिए एमएमआर बुलेटिन पब्लिश होता है। कितने? 19 + 1, जिसमें 9 यहां हो गया, 5 यहां हो गया, और यहां 5 + 1 हो गया, तो 9 5 14, 14 और 5 19 + 1। अभी ये चार्ट आप देखेंगे, आपको चार्ट में भी समझ में आ जाएगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, अभी से लगभग 3-4 इयर्स पहले के पेपर आप जब देखेंगे, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ गए थे कि एसआरएस बुलेटिन में टोटल जो मेजर, जो बिगर स्टेट है वो कितने हैं। तो आपको यहां तक भी एनालिसिस करके उसको याद रखनी पड़ेगी कि किस बुलेटिन में कितने स्टेट पूछे गए हैं, और वो स्टेट बिगर कौन से हैं, स्मॉलर कौन से हैं, और यूटी कौन से हैं, कितने हैं। तो यहां पर जो टोटल है वो 19 + 1 है, जिसमें कि कैटेगराइज अगर करें तो ईएजी प्लस आसाम, ये ईएजी 8 होते हैं, और +1 1, ये भी इसमें हो जाता है। इसको भी अगर आप ब्रेक करेंगे तो ऐसे मिलेगा। और इन दोनों को मतलब ईएजी प्लस आसाम, इसको जब आप देखते हैं तो इसमें आपको दिखाई देता है कि इस पूरे स्टेट में एमएमआर का जो कंडीशन है वो 137 है। दूसरा साउदर्न स्टेट में भी टोटल 5 स्टेट हैं, वो हम आगे की लिस्ट में देखेंगे। केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इस तरीके से तेलंगाना है, 49 हो जाते हैं, और बाकी जो 5 + 1 हो जाते हैं उसमें 76 है। तो यहां से एक एनालिटिकल इस तरीके से भी आपको दिखेगा कि एमएमआर का जो लेवल है वो किस पार्ट में मिनिमम है। तो मिनिमम कहां है? साउदर्न पार्ट में 49। मैक्सिमम कहां है? ईएजी प्लस आसाम, दूसरे, ये हो गया। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है, मतलब मिनिमम, मैक्सिमम और सबसे हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम 76, ये हो गया। अब डेटा की बात करते हैं। जो ईएजी प्लस आसाम है, इसमें अगर ऑल ओवर इंडिया सबसे मैक्सिमम अगर हम बात करें कि किस जगह का एमएमआर सबसे मैक्सिमम है, तो वो है आसाम, जो कि यहां पर है आसाम 195। उसके बाद बिहार होता है 118, 2 स्टेट। तो ईएजी प्लस आसाम में टोटल ग्रुप का जो टोटल ग्रुप जो स्टेट हैं उनकी एमएमआर 137 है, 137। अगर हम स्टेट वाइज देखें, एनालिसिस करें, तो ये जो आसाम है सबसे मैक्सिमम है 195, एंड देन बिहार 118। तो बी और ए, यहां पर बी और ए सेकंड में हो रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे वाले को आपको ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो डेटा है यहां से मैंने लिया हुआ है सेंसस ऑफ इंडिया, ये मतलब एमएमआर बुलेटिन ही है। गूगल पर सर्च करेंगे एमएमआर बुलेटिन 2018-20, आपको एक लिंक पर ले जाएगा जो कि सेंसस ऑफ इंडिया का होगा, और वहां से उस बुलेटिन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फिगर आपको मिलेगा। इसके अलावा एनालिसिस करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई मिलेंगी। कैसे टेबल होगा मैं आपको दिखाता हूं। इंडिया ये 97 है, इंडिया का एमएमआर टोटल 97 है। इसके बाद अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो स्टेट वाइज में ये सभी ईएजी प्लस आसाम हो जाते हैं। इस आसाम को अगर हम यहां पर छोड़ दें तो ये बाकी सारे कितने हो जाते हैं? ईएजी स्टेट, जो कि टोटल 8 स्टेट होते हैं। और उस 8 स्टेट को भी याद करने का तरीका मैंने ये बताया था। कैसे बताया था कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट हैं। इन तीनों स्टेट के ब्रेकअप हुए थे 2000 में, सन 2000 में।
यूपी से उत्तरांचल निकला, जो कि बाद के समय में उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया है। तो यूपी, उत्तराखंड, देन बिहार, झारखंड और एमपी, छत्तीसगढ़। तो टोटल 3 इधर और 3 उधर, टोटल कितने हो गए 6। इसके अलावा 2 स्टेट और होते हैं, राजस्थान और उड़ीसा। तो टोटल हो जाते हैं 8 स्टेट, और इन्हीं 8 स्टेट को ईएजी स्टेट कहते हैं, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। और इसके साथ साथ में ये असम हो जाता है। तो टोटल 8 ईएजी प्लस 1 असम, टोटल 9 स्टेट के लिए ये एक ग्रुप बनता है एमएमआर में। और एक चीज और आप देखेंगे कि जो एनुअल हेल्थ सर्वे हुआ था 2005 में स्टार्ट हुआ था, एनुअल हेल्थ सर्वे में इन्हीं 9 स्टेट को ही लिया गया था। तो ये भी ग्रुप बनेगा, ये चीज हो गया 9 स्टेट। इन 9 स्टेट के जो एमएमआर है वो 137 है, एक चीज हो गया। इसके बाद साउदर्न स्टेट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये टोटल 5 है। 9 उधर और 5 यहां, 9 5 14। और गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, ये 5 और प्लस अदर स्टेट 1। तो 9 उधर थे, 5 यहां, 5 एंड 5, ये 10 और प्लस 9 19, और ये 1, टोटल 20। तो यहां पर क्या निकल के आया 19 प्लस 1। तो ये इसके पार्ट भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि 9 ईएजी स्टेट, सॉरी ईएजी प्लस असम, टोटल 9 स्टेट, उसके साथ में साउदर्न स्टेट और साथ में अदर स्टेट। अब अदर में कौन से होंगे, अदर में टोटल 5 ये होंगे, बाकी इसके अलावा जो भी होंगे वो अदर स्टेट चला जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसको आप एक बार इसको और भी देख सकते हैं कि सबसे मिनिमम कहां का है, सबसे मैक्सिमम कहां का है, एनालिटिकल तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। नाउ 10 नंबर है, बर्थ इंटरवल बिटवीन द सर्वे पॉइंट एंड द फॉलोइंग बर्थ इज कॉल्ड। सेम टू सेम क्वेश्चन, ये दिसंबर में आया है, सेम क्वेश्चन जून में आया हुआ था। और उस जून वाले पेपर को जब मैं सॉल्व कर रहा था, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, सेम वही रेफरेंस मैंने वहां भी डाला था और वही रेफरेंस मैंने यहां भी लिया हुआ है। तो इसमें सोचना समझना कुछ नहीं है। जब इसका पेपर, जब इसका आंसर की रिलीज हुआ तो उस आंसर की में इसका आंसर गलत लिखा हुआ था, तो उस पे कुछ आंसर पे क्लेम हुआ, और क्लेम होने के बाद में इसके आंसर को फाइनल आंसर की में सही कर दिया गया एनडीए की तरफ से। तो बर्थ इंटरवल बिटवीन द सर्वे पॉइंट एंड द फॉलोइंग बर्थ इंटरवल इज कॉल्ड ओपन बर्थ इंटरवल। डेट ऑफ बर्थ ऑफ लास्ट बेबी एंड द सर्वे डेट। लास्ट बेबी मतलब सर्वे डेट के समय में लास्ट बेबी था और उसके बाद सर्वे डेट, दोनों के बीच का जो इंटरवल होगा वो ओपन बर्थ इंटरवल कहलाता है। सेम क्लोज बर्थ इंटरवल में क्या होगा, इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव लाइव बर्थ। लाइव बर्थ के बीच में जो इंटरवल होगा क्लोज बर्थ इंटरवल कहलाएगा। फॉरवर्ड वाले में वो आगे बढ़ जाता है, नेक्स्ट सर्वे डेट एंड द नेक्स्ट लाइव बर्थ, एंड बैकवर्ड में कुछ नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है इस वेबसाइट पर, ये एक लेक्चर, मेमोरियल लेक्चर अवेलेबल है आईएपीएस के वेबसाइट पर, वहां से मैंने लिया है और उसके कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पर लिखा है। तो ये टोटल 10 नंबर क्वेश्चन में ये बर्थ इंटरवल, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस सेशन में टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किया। टोटल 5 क्वेश्चंस को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, जो इस सीरीज का सेकंड वीडियो था। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और मैंने जो यहां पर एक्सप्लेन किया आप उससे सेटिस्फाई भी होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। इसके आगे के वीडियो में मैं टोटल 5 क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा और उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, टोटल क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। इस वीडियो में मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।